हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आज हम दिन में दोबारा मिल रहे हैं। इससे पहले हम दिन में मिले थे डेली करंट अफेयर सेशन के लिए और अब हम मिल रहे हैं हमारे मंथली रिवीजन सेशन के लिए। मई मंथ कंप्लीट हो चुका है, 10 दिन ऊपर भी हो चुके हैं। व्हाई आई वेटेड दिस लॉन्ग दिस टाइम? बिकॉज जो बच्चे डेली वीकली देखते हैं वो तो फटाफट से रिवीजन सेशन अटेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मंथली करंट अफेयर का वेट करते हैं। जो थर्ड सीरीज़ आती है 5 पार्ट्स के अंदर जो हम कवर करते हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, तो अब सारे बच्चे प्रिपेयर्ड होंगे आंसर करने के लिए। तो चलिए अब हम सेशन लेंगे। अगर आपने प्रीमियर ज्वाइन कर रखा है तो लाइव चैट में फटाफट आंसर कीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने बिल्कुल सेशंस नहीं देखे, डू नॉट वरी, यहाँ से आपके 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन कवर हो जाने वाले हैं। रिमेनिंग अगर आपको कवर करने हैं तो एक बुकलेट आती है सवाल नाम से, ठीक है। किस नाम से आती है? सवाल ई बुक आती है। हर महीने के 200 से ज़्यादा MCQ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलते हैं। वो आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे मिल जाएगी और एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना है तो परचम ऐप पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करें सेशन की। पहला क्वेश्चन आ रहा है, रेडी हो जाइएगा बिल्कुल। लाइव चैट में फटाफट आंसर करना है ना, पढ़ चुके हैं अपन ये सब कुछ। वेयर विल द BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप बी हेल्ड इन 2025, यानी 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप है, विश्व जूनियर चैंपियनशिप, कहाँ आयोजित की जाएगी? क्या आंसर होना चाहिए? आंसर होगा इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएगी 2025 में, गुवाहाटी असम में। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप होल्ड की जाएगी। अच्छा, लास्ट टाइम जब इंडिया ने इस चैंपियनशिप को कंडक्ट किया था, अपने पास होस्ट किया था, तो वो पुणे में 2008 में किया था। 2025 के बाद अब जो 2026 का एडिशन होगा वो कहाँ होगा? सो BWF के जो थॉमस और उबर कप हैं, नॉट दिस जूनियर बैडमिंटन की बात नहीं कर रहे हैं, BWF के थॉमस और उबर कप का जो फिनाले है उनके वेन्यू भी फाइनल हो चुके हैं। 2026 में ये दोनों होंगे और डेनमार्क के अंदर होंगे, ठीक है। चलिए अब मुझे बता दीजिए थॉमस कप और उबर कप में क्या डिफरेंस होता है? बहुत प्यारा सा एक डिफरेंस होता है ना। थॉमस कप, उबर कप, यहाँ से आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है कि दोनों कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है, पर दोनों में एक डिफरेंस होता है। तो बताइए थॉमस कप और उबर कप कैसे डिफरेंट है? राइट डाउन। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक होयर लार्सन। सो ये जो क्वेश्चन सेशंस आपके चल रहे हैं, जो मैं रिवीजन क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, उससे रिलेटेड करंट के पोर्शन भी डील कर लेंगे और थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं ले रहे हैं, वो हम डेली CA के अंदर कवर करते हैं, पर ये रिविजन और टेस्ट के लिहाज से बहुत अच्छा सेशन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी। हु रिसेंटली अज्यूम द चार्ज ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नेवल स्टाफ के वाइस चीफ के तौर पे किसने पदभार संभाला है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। कृष्ण स्वामीनाथन कौन है चीफ नेवल स्टाफ के? ये मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। लाइव चैट में लिखते चलिए, आई विल बी चेकिंग योर लाइव चैट, ठीक है। और लाइव चैट अगर आप किसी भी रीज़न से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कॉमन जनरल चैट के अंदर भी आप आंसर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल, जिसका नाम है तामजा, डिस्कवर्ड? दुनिया का सबसे डीपेस्ट ब्लू होल, जो कि एक तरह से वर्टिकल केव है पानी के अंदर, वो कहाँ डिस्कवर की गई है सबसे डीपेस्ट? क्या आंसर होगा? आंसर होगा मेक्सिको। मेक्सिको के अंदर रिसर्चर्स ने वर्ल्ड की डीपेस्ट ब्लू होल लोकेट की है और वहाँ पे भी कहाँ? शेटुमाल बे, जो कि युकाटान पेनिनसुला पे लाई करता है। और ये जो तामजा होल है, ब्लू होल है, इसकी पहले भी जो डेप्थ देखी गई थी, अभी उससे और ज़्यादा डीप पाया गया है और अभी तक और फर्दर कितनी डेप्थ है देखी जा रही है। अभी तक जो डेप्थ हमने डिस्कवर कर ली है वो 420 मीटर्स, यानी 1318 फीट सी लेवल के नीचे ये डीप है। और ये कैसे बनते हैं? ये जो सिंक होल्स होते हैं, जो नीचे वाटर के नीचे जो लेवल होता है, यानी ज़मीन होती है, सतह होती है, अगर वो ऐसे रॉक्स की बनी हुई है जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, कार्बोनेटेड रॉक्स होते हैं, तो वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनकी वजह से पानी अंदर तक चला जाता है, सुरंग बन जाती है, वर्टिकल सुरंग होती है। ये वाटर है, इनके नीचे से वर्टिकल सुरंग होती है, उनको सिंक होल कहा जाता है। तो सबसे डीपेस्ट ब्लू होल मेक्सिको के अंदर देखा गया है, वो भी कहाँ? शेटुमाल बे, दैट इज़ ऑन युकाटान पेनिनसुला। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है।
आजकल एग्जामिनेशन के अंदर बिल्कुल सीधे सीधे परोसे हुए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वी गेट अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी आएंगे। तो चलिए, स्टेटमेंट वालों में मैंने हिंदी नहीं डाला है, मैं समझाते चलूँगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, देखिए। विच ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट कौन सी है। तो देखो, मणिपुर गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मणिपुरी पोनी एज एंडेंजर्ड ब्रीड इन 2022। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, मणिपुर सरकार ने मणिपुरी पोनी जो होते हैं, छोटी हाइट के घोड़े जैसे होते हैं पोनी, राइट, तो उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज या एंडेंजर्ड ब्रीड, नस्ल कब घोषित किया, 2022 में। पहला वाक्य ये बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू लाइवस्टॉक सेंसस 2019 द काउंट ऑफ मणिपुरी पोनी ड्रॉप्ड टू 1089। अभी हाल ही में जो लाइवस्टॉक सेंसस किया गया 2019 में, उसके हिसाब से मणिपुरी पोनी जो हैं उनका जो नंबर है कितना घट के रह गया है, 1089। राइट आंसर क्या होगा, ओनली 2 इज करेक्ट, बिकॉज इनको एंडेंजर्ड ब्रीड कब घोषित किया गया था, इनको किया था 2013 के अंदर, 2022 में नहीं किया था। तो अब ये जो न्यूज़ थी ये थी मणिपुरी पोनी जो कि एक एंडेंजर्ड नस्ल है उससे रिलेटेड, कि एंडेंजर्ड पोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने एक बड़ा एरिया निश्चित किया है कि जहाँ पे वो वाइल्ड में रह सकें, ग्रेजिंग कर सकें, तो एक बहुत बड़ा एरिया डेडिकेटेडली दिया है इन मणिपुरी पोनीज़ को और फ्लरिश होने के लिए। तो कितना एरिया है, 30 एकर्स का ग्रासी फील्ड मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में लम्फेल पार्ट में दिया गया है, ताकि ये पोनीज़ आराम से रह सकें, ग्रेजिंग कर सकें, यानी चर सकें। और मणिपुरी पोनी की जो पॉपुलेशन है, ये पोनी बहुत हाईली वैल्यूड ब्रीड माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी एरियाज़ हैं, सामान ढोने का काम ये करेंगे, इंसानों को ले जाने का काम ये करते हैं, तो बहुत काम आते हैं एग्रीकल्चरिस्ट लोगों के भी, नॉर्मल लोगों के भी। और इनकी जो आबादी है वो dwindle कर रही थी, यानी गिर रही थी बहुत तेज़ी से। 1898 एनिमल्स जो हमारी 17वीं क्विनक्वेनियल लाइवस्टॉक सेंसस 2003 में हुआ, क्विनक्वेनियल यानी एवरी 5 ईयर्स में जो सेंसस किया जाता है उसको क्विनक्वेनियल सेंसस कहा जाता है। सो 17वां क्विनक्वेनियल सेंसस 2003 में हुआ था, उस समय 1898 मणिपुरी पोनी देखे गए थे, और फिर जो लास्ट 2019 में हुआ उसमें 1089 ही रह गए। तो इनकी आबादी गिर रही है और इसीलिए इनको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के स्टेप सरकार ने उठाए हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो ब्रीड है ना पोनी की, मणिपुरी पोनी, यहीं से पोलो गेम की शुरुआत हुई और उनमें इन्हीं पोनीज़ का ओरिजिनली इस्तेमाल किया जाता था। अब हम जो पोलो खेलते हैं वो घोड़ों पे खेला जाता है, राइट। सो ओरिजिनल पोलो पोनी जो थे आज के मॉडर्न पोलो से पहले, वो कौन थे, यही मणिपुरी पोनीज़ थे। और सागोल खांगरेज स्पोर्ट मणिपुर का जो है उसी से आज का पोलो निकला है। सो ये एक और पॉइंट आ जाता है। क्लियर? चलो, 5th क्वेश्चन योर वे, आंसर करिए। अंडर व्हाट नेम इज एस्ट्राजेनेकाज कोविड-19 वैक्सीन नोन इन इंडिया। एस्ट्राजेनेका काफ़ी सुर्खियों में रहा था, गलत रीज़न से। इन्होंने कहा कि भाई हमने जो कोविड-19 की वैक्सीन्स दी हैं उसके वजह से एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना है सभी लोगों में जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। तो ये न्यूज़ में आया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका की जो कोविड-19 वैक्सीन है भारत में किस नाम से ये जानी जाती है। आंसर क्या होगा, कोविशील्ड वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन। सो एस्ट्राजेनेका जो कि ग्लोबल मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्होंने कोविड-19 वैक्सीन बनाई थी और उसकी रिसर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की थी, पर उसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट था। साइड इफेक्ट का नाम अच्छे से पकड़ कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, TTS, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और आपके प्लेटलेट काउंट गिरते हैं और आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, तो आप जल्दी जल्दी बीमार होते हो। ये इस TTS बीमारी का लक्षण है। ओके, एंड इंडिया के अंदर सेम वैक्सीन फॉर्मुलेशन जो है वो कोविशील्ड नाम से बेचा जा रहा था और अभी भी जा रहा है, और ये पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेस्ट नाइल फीवर। अब हमने बीमारी की, वैक्सीन की बात की है, तो एक और बीमारी ले लेते हैं, वेस्ट नाइल फीवर। कुछ याद आ रहा है? बहुत पहले पढ़ा होगा, डेली CMA वीकली में रिवीजन किया होगा, मंथली अगर देखे हैं रिवीजन में तो आपको अच्छे से याद आ गया होगा। वेस्ट नाइल फीवर से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज डिटेक्टेड इन केरला इन 2011। भारत के अंदर वेस्ट नाइल फीवर केरला के अंदर सबसे पहले, या भारत के अंदर सबसे पहले केरला में 2011 में डिटेक्ट होता है।
एनोफिलीज स्पीशीज ऑफ मस्कीटो एक्ट एज प्रिंसिपल वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन। और ये जो बीमारी है वेस्ट नाइल फीवर, ये मस्कीटोज की एनोफिलीज प्रजाति जो है उसकी वजह से ट्रांसफर होती है। गलत क्या है आंसर इसमें? दिस इज रॉन्ग। बी, ओनली 2 इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। कि भारत में सबसे पहले केरला में वेस्ट नाइल फीवर का केस देखा गया 2011 के अंदर, पर ये एनोफिलीज स्पीशीज से इधर उधर ट्रांसफर नहीं होता, क्यूलेक्स स्पीशीज से होता है। किससे होता है? क्यूलेक्स स्पीशीज ऑफ मस्कीटो से, राइट। एनोफिलीज से कौन सी बीमारी? एनोफिलीज मच्छर जो है वो कौन सी बीमारी का वेक्टर है? बहुत कॉमन है, लिखो जल्दी से। हाँ लिखो, ऐसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछती चलूंगी। ऐसे एक्टिव लर्निंग में रहना है, ऐसा नहीं मैम स्पून फीड कराते जा रही हो और हम बस सुनते जा रहे हैं, नहीं करेंगे ऐसे। सो केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने अलर्ट घोषित किया था थ्रिसूर, मलप्पुरम और कोड़िकोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जिनके चलते क्यों था ये जो अलर्ट था कि वेस्ट नाइल फीवर वापस से अपने पाँव पसार रहा है, वापस से स्प्रेड हो रहा है, सो ध्यान रखिए। और वेस्ट नाइल फीवर एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की वजह से होता है, जिसको ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? क्यूलिक स्पीशीज़ ऑफ मस्कीटो करता है, राइट। और ये भारत में सबसे पहले केरला में 2011 के अंदर डिटेक्ट हुआ था। इसकी कोई वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके सिम्टोमेटिक इलाज के दे दिए जाते हैं कि अच्छा आपको फीवर हो रहा है तो ये दवाई ले लीजिए, दर्द हो रहा है तो ये दवाई ले लीजिए, पर्टिकुलरली इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन योर वे, विच एडिशन ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग वॉज हेल्ड इन कोची, इंडिया इन 2024? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट वैसे सारे क्वेश्चन है जो भी मैंने लिए। सो विच एडिशन ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, एंटार्क्टिक वाला जो रीजन है वो किसी भी एक पर्टिकुलर देश या उसकी मिलिट्री या उसकी सरकार के अंडर में नहीं आता। वो कॉमन रिसर्च के लिए यूज़ किया जा सकता है। वहाँ आप अपनी मिलिट्री भेज के ये नहीं कह सकते ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आ गया, ओके। और इसके लिए एक ट्रीटी की गई थी, और उसी ट्रीटी के थ्रू, उस ट्रीटी के तहत कंसल्टेटिव मीटिंग्स की जाती हैं, यानी सारे जो भी देश हैं जो इस ट्रीटी का हिस्सा हैं वो मिलते हैं, आगे बातचीत करते हैं। तो उसकी एक मीटिंग हाल ही में इंडिया के अंदर कोची, केरला में कंडक्ट की गई। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था ये इस मीटिंग का? आंसर होगा 46th एडिशन। बी विल बी द राइट आंसर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर में, उन्होंने होस्ट किया 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, और साथ ही साथ 26th एडिशन ऑफ मीटिंग ऑफ कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी CEP 26 और ATCM 46, ये दोनों एक साथ होल्ड की गई इंडिया के अंदर। और काफ़ी सालों बाद इंडिया ने ये मीटिंग्स होस्ट की थी, राइट, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड एंटार्क्टिक ट्रीटी कब साइन हुई थी? हमने बोला ना एंटार्क्टिक ट्रीटी से रिलेटेड कंसल्टेटिव मीटिंग है, तो ये ट्रीटी संधि कब साइन हुई थी? 1959 में वाशिंगटन DC में हुई थी, और 12 कंट्रीज थे उस समय जिन्होंने इस पर साइन किया था, और इसको एनफोर्समेंट में 1961 में लाया गया था। अब इसमें कितने कंट्रीज मेंबर हैं? 56 देश। और ये देश क्या डिसाइड करते हैं कि हम साथ में मिलकर के वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, खोज करेंगे, और वहाँ के जो भी डेटा हैं वो सबके साथ शेयर करेंगे, पर वहाँ पे किसी भी कंट्री का अपना हक नहीं हो सकता है, ओके। रिसर्च पर्पसेस से इंडिया का पहला एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन जो हमने इस एंटार्क्टिका में इस्टेब्लिश किया था वो था दक्षिण गंगोत्री। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1983 में। और अब एट प्रेजेंट हमारे 2 रिसर्च स्टेशन फंक्शनल हैं। दक्षिण गंगोत्री अब काम नहीं कर रहा है, एक है मैत्री और दूसरा है भारती, ठीक है। मैत्री 2 पे बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट आपको बताना है, ओके। पहला स्टेटमेंट क्या है? डेनमार्क ने टॉप किया है इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? कि जिन जिन देशों की स्टडी की गई वहाँ प्रेस को कितनी आज़ादी है अपने विचार व्यक्त करने की, बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ये इंडेक्स निकाला गया। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है पहला वाला कि डेनमार्क ने टॉप किया और नॉर्वे सेकंड रहा। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ, 2023 में 161 था, 2024 में 159 हो गया। और आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है, ओनली सेकंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डेनमार्क ने टॉप नहीं किया, नॉर्वे ने टॉप किया इस इंडेक्स के अंदर। किसने किया? नॉर्वे ने। कैसे याद रख सकते हो? वर्ल्ड मतलब प्रेस की फ्रीडम को छीन ले हम, नो वे, तो नॉर्वे आप याद रख सकते हैं, नॉर्वे ने टॉप किया है, डेनमार्क सेकंड पे आया।
सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया का रैंक 159 था 180 कंट्रीज़ में से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है? कौन करता है? रिपोर्टर्स सैंस बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स सैंस बॉर्डर्स या विदाउट बॉर्डर्स, RSF, ये इसको रिलीज़ करता है। नॉर्वे ने टॉप की है रैंकिंग, डेनमार्क सेकंड पे रहा है। बॉटम पे जहाँ प्रेस को बिल्कुल फ्रीडम इस इंडेक्स के हिसाब से नहीं है, सो एरिट्रिया बिल्कुल बॉटम पे रहा, उसके जस्ट ऊपर सीरिया आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन योर वे, ट्राई एंड आंसर इट। विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चांगे 6 लूनर मिशन? चांगे 6 चंद्र मिशन जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्रथम उद्देश्य क्या है? मून के एटमॉस्फेयर की स्टडी करना, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है यानी वहाँ चांद के ऊपर परमानेंट लूनर बेस बनाना, वहाँ जाके हमारा कोई बेस बन जाए, या वहाँ के पत्थर और सॉइल कलेक्ट करके डार्कर साइड ऑफ द मून से वापस धरती पे लाना, क्या है? एग्जैक्टली डी इज़ द राइट आंसर। सो चांगे 6 लूनर मिशन जो है वो अपनी तरह का पहला ऐसा मिशन है जिसमें डार्कर साइड ऑफ द मून, देखो मून की हमेशा एक ही साइड धरती से विजिबल होती है, आपको पता है, और जो दूसरी साइड है उसको हम फार साइड या डार्क साइड कहते हैं। तो वहाँ तक अगर कोई मिशन जा रहा है, और किस लिए? ऐसा नहीं है गया नहीं, हमारा भी तो चंद्रयान 3 पहुंचा, डार्क साइड पे ही गया था, साउथ साइड है पर डार्कर साइड है, लेकिन ऐसा मिशन जो वहाँ जाकर वहाँ की मिट्टी और पत्थर लेकर के और वापस धरती पे आए डार्कर साइड ऑफ मून से, वो पहला मिशन ये चांगे 6 है। ओके, और पहुँच चुका है, कलेक्ट कर चुका है, अब धरती की तरफ वापस आ रहा है, देखते हैं लौटता है या बीच में ही गायब हो जाता है, लेट्स सी। सो ये राउंड ट्रिप होगी, सैंपल लेकर के फार साइड ऑफ द मून से धरती पे आना, और कहाँ लैंड हुआ चांगे 6? साउथ पोल के एटकिन बेसिन पे ये लैंड हुआ, ठीक है। और इसको सबसे ओल्डेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर माना जाता है सोलर सिस्टम का। जैसे चांद है ना, चांद पे हम बोलते हैं ना बहुत सारे गड्ढे हैं, कैसे पड़े वो गड्ढे? इम्पैक्ट्स हैं, कोई ना कोई सोलर बॉडी उससे हिट करती है और एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। इसी तरह का सबसे ओल्डेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर एटकिन बेसिन माना जाता है, वहीं से सैंपल लेकर के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65th रेजिंग डे ऑफ BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। 65th 65वां स्थापना दिवस, रेजिंग डे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कब मनाया गया? आपसे पूछा जा रहा है कब आता है BRO का? 7th of May को आता है। अब देखो ये रहा आंसर, सो बी विल बी द राइट आंसर। तो इससे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि 2024 में हमने 65th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया है BRO का, राइट? पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो 65th रेजिंग डे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का सेलिब्रेट किया गया, और प्रोजेक्ट स्वास्तिक भी इस उपलक्ष्य पे ऑर्गेनाइज किया गया सिक्किम के अंदर। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट स्वास्तिक, राइट। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है? हमारे बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं उनके आसपास रोड हुआ या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ हमारे देश में, या हमारे पड़ोसी देशों को भी मदद चाहिए हो तो हम भेजते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। सो 7 में 1960 में इसकी शुरुआत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इनका मोटो क्या है? श्रमेन सर्वम साध्यम, मेहनत से सब कुछ किया जा सकता है। ओके, सो एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इसको हेड कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब आता है सोचिएगा, और आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट है, पहली क्या है? May 8th इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। सोचो सही है क्या? सोचो सोचो। एंड थैलेसीमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट द ब्लड। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये गलत है, तो करेक्ट ओनली 1 हो जाएगी। हाँ जी, May 8th को मनाया जाता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, राइट। और थैलेसीमिया, अच्छा इस बार की थीम भी देख लीजिए, एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ना, थैलेसीमिया एक ऐसी इनहेरिटेड ब्लड कंडीशन होती है, यानी वंशानुगत होती है, जेनेटिकली आपको मिलती है, जिसमें आपकी बॉडी एक प्रोटीन को सफिशिएंट नहीं बना पा रही होती, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हमारे आरबीसीज को रेड कलर देता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखते हैं हमारे आरबीसीज बिकॉज ऑफ दिस। तो हमारे आरबीसीज में जब ये प्रोटीन की कमी होती है, हम एनीमिक हो जाते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, थकान होती है, राइट। सो इस कंडीशन को थैलेसीमिया कहा जाता है, ये कैंसर नहीं है। चलिए 12th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द परसेंटेज डिक्लाइन इन इंडियाज मेजॉरिटी पॉपुलेशन। मेजॉरिटी यानी जो
जैसे हमारे रिलीजियस मेजॉरिटी की हम बात करें, हिंदूज़, है ना, यहाँ जब हम मेजॉरिटी पॉपुलेशन कह रहे हैं तो हम हिंदूज़ की बात कर रहे हैं. So what was the percentage decline in India's majority population from 1950 to 2015 according to EAC-PM working paper? EAC-PM के वर्किंग पेपर सामने आए जिसके अंदर एक कंपैरिजन दिखाया गया था 1950 से लेके 2015 तक का, कि इस पीरियड के दौरान हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, रिलीजियस मेजॉरिटी, उसकी परसेंटेज में कितनी गिरावट आई है, हमारी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनमें कितनी बढ़ोतरी आई है. इस तरह का डेटा सामने आया था. ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है 1950 से 2015 तक भारत की बहुसंख्यक आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. 1950 से 2015 तक. क्या आंसर होगा? 7.82% हमारी जो हिंदू पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया की, उसमें ड्रॉप देखा गया. ना इंडिया हैज सीन सेकेंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन 7.82% का मेजॉरिटी पॉपुलेशन में. सिर्फ म्यांमार ऐसी कंट्री है पूरे साउथ एशियन नेबरहुड में हमारे, जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा गिरावट आई. हम सेकेंड नंबर पे रहे. ठीक है, हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन 7.82% से गिरी है. ना ये गिरावट की दर है. ओके, अभी भी अगर हम इस पेपर के हिसाब से देखें तो हमारा जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन का शेयर है 1950 में जो था वो 84.68% था और 2015 में वो 78.06% आ गया था. तो इन दोनों के डिफरेंस से हमने देखा कि 7.82% की गिरावट आई. और इसी पीरियड के दौरान जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी, इस पेपर ने एक कंपैरिजन स्ट्राइक किया था कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो फ्लरिश कर रही है, जिसमें पर्टिकुलरली मुस्लिम पॉपुलेशन कितने प्रतिशत से बढ़ी है, 43.15% से इंक्रीज हुई है सेम पीरियड में, जब 7.82% से हिंदू पॉपुलेशन गिरी है. क्रिश्चियन पॉपुलेशन में भी 5.38% का इजाफा देखा गया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर कर पा रहे हैं? हो सकता है नहीं भी कर पा रहे हो अगर आपने रिवीजन नहीं किया, और हो सकता है कर पा रहे हो. लाइव चैट से मैं देखती चलूँगी. और अगर बाय चांस भूल गए हो चीज़ें, बिकॉज मैंने सेम क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे, यानी नए तरीके से पूछे गए मिलेंगे, सो प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है. अच्छा, यहीं पे मैं बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता, मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आती है ना. मंथली सीए मैगजीन आती है. हार्ड कॉपी नहीं है, ये सब सॉफ्ट कॉपी में बात कर रही हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट होते हैं, ई बुक्स होती हैं. तो ये भी आप parchamclasses.in वेबसाइट से ले सकते हो, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज सारी न्यूज़ अलॉन्ग विथ स्टैटिक पॉइंट्स मिल जाएगी. आप जिस टॉपिक पे क्लिक करोगे उस टॉपिक पे वो आपको पहुंचा देगा. इस तरह की ई बुक बना रखी है, तो वो आप ले सकते हो. सवाल बुकलेट जो मैंने आपको बताई, हर महीने 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, वो भी आप यहाँ से हर महीने ले सकते हो. और अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, ऐप पे चले जाइए. फिर एक और हमारी क्वार्टरली ई बुक आती है, किस नाम से? रफ्तार नाम से. किस नाम से? रफ्तार. अगर आपको फास्ट हेडलाइंस रिवाइज करनी है, मंथली मैगजीन में जो भी आता है ना, सारी हेडलाइन आपको यहाँ मिल जाएंगी कैटेगरी वाइज. तो ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा टूल है. क्वार्टरली आती है 3 महीने में एक बार, तो ये भी आप इंडिविजुअल यहाँ से ले सकते हो, और इसका सब्सक्रिप्शन भी आप ऐप से एक्सेस कर सकते हो. तो परचम ऐप चेकआउट कर लीजिए बेसिकली. और सारे इंपॉर्टेंट लिंक ना आपको ये जो टाइटल दिया हुआ है वीडियो का, उस पर आप क्लिक कीजिए, मोर ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, ऑल इंपॉर्टेंट लिंक्स आर गिवन. राइट. आज जो आप पढ़ रहे हो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये भी parchamclasses.in पे मिलेगा. जिन बच्चों के पास सीए सब्सक्रिप्शन है या पीडीएफ बैंक है, उसमें ऐड हो जाएगा. राइट. चलिए. अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, आई एम सो सॉरी. चलो. ओके. So, what is the rank of Mumbai in 2024 World Wealthiest Cities report released by Henley and Partners and New World Wealth? So, Henley and Partners and New World Wealth ने मिलकर के एक रिपोर्ट रिलीज़ किया, इंडेक्स रिलीज़ किया. उसका नाम है 2024 World's Wealthiest Cities, दुनिया की सबसे रईस अमीर सिटीज़. और उनके अंदर आपसे पूछा जा रहा है मुंबई का क्या रैंक था. सो इंडिया से 2 शहर इसमें शुमार हुए टॉप के अंदर, और मुंबई का 24th रैंक था. ठीक है, मुंबई 24th पे था, दिल्ली 37th पे था. 50 मोस्ट वेल्दीएस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड में से, और सबसे टॉप पे न्यूयॉर्क सिटी रही. ठीक है जी. चलो. हु वन मायामी ग्रैंड प्री 2024? मायामी ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 तेज शू करके जो रेसिंग होती है उसकी बात की जा रही है. मायामी ग्रैंड प्री 2024 किसने जीता? सोचिए और बताइए. आंसर होगा लैंडो नॉरिस. देखिए, जब भी हम ग्रैंड प्री की बात करते हैं, मेजॉरिटी टाइम
मैक्स वर्स्टैपेन ही विनर होते हैं, लेकिन कुछ एक बार इन सम केसेस ये विनर नहीं होते हैं। उनमें से एक केस ये था मायामी लैंडो नॉरिस। जैसे हम मम्मी से अगर कुछ भी पूछें, अधिकतर बार मम्मी नो कर देती है ना, नो 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 कोई बाहर जाके नहीं खेलना है, नो 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 कोई ये नई चीज़ नहीं लानी है, नो 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 टीवी नहीं देखनी है। सो मम्मी नो बहुत ईजिली बोल देती हैं। तो नॉरिस एंड मायामी ग्रैंड प्री याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, ये आपके लिए मैंने एक जगह कंपाइलेशन कर दिया है, जितनी भी फार्मूला 1 रेसेस 2024 में हुई है और उनके विनर्स जो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती हैं। अभी तक टोटल 9 रेसेस इस सीजन में हुई हैं, 6 मैक्स वर्स्टैपेन जीत चुके हैं। तो ये तो आप रटिए मत, है ना। आप ये याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री कार्लोस सेंज, तो आप ऑस्ट्रेलिया गए हो कार से, ऐसे याद कर सकते हो। देन मायामी, मम्मी नो नो करती रहती हैं हर चीज़ में। एंड मोनाको चार्ल्स लेक्रेक, प्रिंस चार्ल्स, किंग चार्ल्स, उनको मोनाको बिस्किट बहुत पसंद है। हो जाएंगे ये तीनों चीज़ें याद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फिस्कल ईयर 23-24, यानी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल होंगे, ठीक है। कौन सा देश है जिसके साथ हमने सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है, वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिला करके हम देखेंगे। आंसर क्या होगा, बहुत फाइन मार्जिन से, पर चाइना टॉप पे रहा। चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। 118.4 बिलियन टू वे कॉमर्स रहा, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जबकि यूएस का 118.3 बिलियन। बायो विस्कर्स जो मैं कह रही थी। और ये डेटा किसने दिया है, इकोनॉमिक थिंक टैंक है GTRI, इसने दिया है, राइट। बायलैटरल ट्रेड इंडिया और यूएस का, ये हमने देख लिया यहाँ पे। और इससे पहले तक यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था 21-22 में, 22-23 में। अब 23-24 में बहुत मार्जिन से, पर चाइना टॉप पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ऑपरेशन बैम्बी बकेट से रिलेटेड। बड़ा इंटरेस्टिंग सा था ये न्यूज़, इफ़ यू रिमेंबर। सो व्हाट इज ऑपरेशन बैम्बी बकेट रिसेंटली इन न्यूज़, जो हाल ही में न्यूज़ में देखा गया ऑपरेशन बैम्बी बकेट, वो क्या है बेसिकली, ठीक है। तो एक बकेट है, ये तो पता होगा क्या काम आती है, आग बुझाने की काम आती है। फॉरेस्ट फायर्स हो जाती है ना, वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं। सो हेलीकॉप्टर से एक ऐसी बैम्बी बकेट का कॉन्सेप्ट है, आप उसको उठा लो और नीचे से आप उसका नोजल खोल दीजिए और वो ऊपर से पानी बरसाता हुआ सब आग बुझाने में हेल्प करता है। सो अब ढूंढो इसमें से। एन ऑपरेशन टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर नियर नैनीताल। अब ये नियर नैनीताल हमने क्यों डाला, बिकॉज न्यूज़ में अभी नैनीताल की वजह से ये था, ठीक है। आंसर इसलिए नैनीताल भी लिखा हुआ है उसमें। सो इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक हेलीकॉप्टर है MI-17V5, इसको डिप्लॉय किया और उसकी मदद से बैम्बी बकेट ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। कहाँ, नैनीताल के आसपास जो फॉरेस्ट फायर्स लगी थी उनको बुझाने के लिए। सो बैम्बी बकेट में ऐसा ही होता है, एक बकेट होती है, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में होती है, इकट्ठे बंध जाती है, और उसको हेलीकॉप्टर बकेट भी कहा जाता है, हेली बकेट भी कहा जाता है। तो आप किसी भी वाटर सोर्स से पानी भरो, स्विमिंग पूल से भर सकते हो, लेक से भर सकते हो, और ऊपर से जाके उसका नोजल खोल दो, वो नीचे से पानी स्प्रिंकल कर देता है बहुत सारा, राइट। ये जो अपरेटस है 1983 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। किसने इन्वेंट किया था बैम्बी बकेट? सो कैनेडियन मैन है डॉन आर्ने। डॉन आर्ने। सबने बोला अरे नहीं, बकेट कौन लेके जाएगा ऊपर, उन्होंने बोला अरे रुको मैं करता हूँ इंतजाम। अरे नहीं, या डॉन था एक जिसने बैम्बी बकेट बनाई थी, और इनको इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम भी मिला था इस इन्वेंशन के लिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन एग्री फूड सिस्टम। हाल ही में किस संगठन ने रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशन इन द एग्री फूड सिस्टम शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? कौन सी संस्था है? एंड आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है। नाउ व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? जो हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम्स होते हैं, आपको पता है बहुत सारा कार्बन एमिशन करते हैं वो, हाँ, और उनमें जो टॉप 10 कार्बन एमिशन करने वाले देश, उनमें इंडिया भी शुमार है, चाइना भी शुमार है। तो वर्ल्ड बैंक की एक रीसेंट रिपोर्ट आई जिसका टाइटल था रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लैनेट। अगर आपको लिवेबल रखना है, प्लैनेट जीने लायक रखना है, तो अचीव नेट जीरो एमिशंस, एग्री फूड सिस्टम जो है, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सिस्टम्स वगैरह, इनमें कार्बन एमिशन नेट जीरो करना ज़रूरी है। ये इस रिपोर्ट की थीम थी। तो ग्रीन हाउस गैसेस कम कीजिए एग्री फूड सेक्टर में, जो कि पूरे ग्लोबल एमिशंस जो होते हैं, पूरी धरती में अलग अलग सेक्टर से जो ग्रीन हाउस गैसेस कंट्रीब्यूट होती हैं, उसका 1/3, 1/3 कहाँ से आ रहा है? सिर्फ एग्री फूड सिस्टम से आ रहा है,
ओके उसमें लाइव स्टॉक भी शामिल हो जाते हैं, खेती भी शामिल हो जाती है। जब आप राइस कल्टिवेट करते हो, पानी भरा हुआ रहता है, उसके अंदर फर्मेंटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। जो लाइव स्टॉक होती हैं जिनको हम डेयरी के लिए रखते हैं, वो उनके फार्टिंग में और उनके डकारों में, बर्पिंग में बहुत सारी गैस रिलीज होती है, राइट। सो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किए टॉप 10 एग्री फूड सिस्टम एमिटर्स, जो कि पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम से जो एमिशंस हो रहे हैं ना, उसका 55% अकेले ये 10 देश कर रहे हैं एमिशन। उनमें चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया भी शामिल हैं। इंडिया देख लो आप तो ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी सारे क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, आपको करेक्ट बतानी है। जेनी अर्पेनबेक वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 फॉर फिक्शन फॉर कायरोस। ये बात हम कर रहे हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 की। 2024 इंटरनेशनल बुकर प्राइज कायरोस किताब के लिए जेनी अर्पेनबेक को मिला, पहला स्टेटमेंट। माइकल हॉफमैन पहले मेल ट्रांसलेटर बने टू विन सिंस द प्राइज लॉन्च्ड इन द करंट फॉर्म इन 2016। पहले पुरुष ट्रांसलेटर 2016 से अभी तक माइकल हॉफमैन बने। ये 2 आपको स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, बोथ आर राइट, सी विल बी द राइट आंसर। सो जेनी अर्पेनबेक और उनके साथ जो ट्रांसलेटर है माइकल हॉफमैन, इन दोनों को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज कायरोस फिक्शन नॉवल के लिए। अब समझिएगा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज वो होता है जो आपने किसी भी भाषा में किताब लिखी हुई हो, लेकिन अगर वो इंग्लिश में पब्लिश हो जाती है यूके और आयरलैंड के अंदर, ठीक है, ट्रांसलेट होकर के, तो आप इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसमें 50,000 पाउंड्स का अप्रॉक्सीमेटली प्राइज मनी होता है, जो ऑथर और ट्रांसलेटर में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है जी, चलो। Which country claimed victory in both men's and women's team badminton events at Thomas and Uber Cup 2024? इन दोनों में मैंने आपसे डिफरेंस पूछा था, आप बताएंगे। एक मेल्स इवेंट होता है, एक फीमेल्स इवेंट होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। चलिए, सो विच कंट्री क्लेम्ड विक्ट्री इन बोथ मेंस एंड विमेंस टीम बैडमिंटन इवेंट? कौन सा देश है जो दोनों इवेंट जीत गया 2024 के, उबर भी और थॉमस भी? चाइना। तो थॉमस कप के अंदर जो चाइना है वो होस्ट नेशन था, उसने 14 टाइम चैंपियन रह चुके इंडोनेशिया को हरा दिया। तो थॉमस कप में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम कौन सी रही? इंडोनेशिया, और इस बार चाइना ने इसको हरा दिया। और जो उबर कप है उसमें चाइना ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम अभी तक रही है। चाइना डिफीटेड, इसमें भी इंडोनेशिया को हराया है, लेकिन चाइना का 16th विमेन टीम टाइटल था ये। तो यहाँ पे आपको हिंट भी मिल गया। उबर कप विमेन बैडमिंटन इवेंट होता है, थॉमस मेंस होता है। और ये कहाँ हो रही थी? शेंगडू, चाइना के अंदर हुए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल टेक्नोलॉजी डे। सुपर इंपॉर्टेंट, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और इससे रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, आपको नॉट करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, इट कमोमरेट द हिस्टोरिक पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन राजस्थान इन 1998। जो हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, कब आता है? कहीं लिखा तो नहीं है ना? हाँ, नहीं, ये लिखा है, अभी नहीं बता रही हूँ। सो ये जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, ये हम क्यों मनाते हैं, किसकी याद में? 1998 में जो इंडियन आर्मी ने राजस्थान के अंदर पोखरन न्यूक्लियर परीक्षण किया था, उसकी याद में। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है, मई 11, 1999 से काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी ने पहला नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया और उससे हर साल मनाया जा रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्या? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, दोनों सही हैं, बिकॉज बोथ आर करेक्ट। सो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट भी उनकी निगरानी में ही, देखरेख में ही हुआ था, और उन्होंने ही डेजिग्नेट किया कि हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह मनाएंगे, क्योंकि 1998 में न्यूक्लियर परीक्षण पोखरन में हमने सक्सेसफुल किया था। और सबसे पहला कब मनाया गया? 1999 में मनाया गया, 11 मई को। क्लियर है जी? चलो। विच वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज चोजन एज द सेकेंड साइट फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज इन इंडिया? चीताज को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भारत में लाया गया, राइट। सबसे पहले कूनो नेशनल पार्क के अंदर लाया गया, एमपी के अंदर। अब सेकंड साइट जिसको डिसाइड किया गया है कि अब जो चीता लाए जाएंगे वो यहाँ पे लाए जाएंगे, कौन सी साइट है? आंसर क्या होगा? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है। सो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मध्य प्रदेश की सेकेंड साइट की तरह इसको पिक किया गया है। अब जो चीता लाए जाएंगे यहाँ पे लाए जाएंगे। और प्रोजेक्ट चीता हमारा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। हमारे इंडिया के अंदर चीता विलुप्त हो चुके थे, तो हमने अफ्रीकन चीताज लाने शुरू किए थे और इसको सितंबर 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इनॉग्रेटेड?
पहला संविधान पार्क, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क भारत में कहाँ इनॉग्रेट हुआ? आंसर क्या होगा? पुणे के अंदर हुआ। पुणे के अंदर हुआ। और किसने इनॉग्रेट किया? जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग इन चीफ सदर्न कमांड वाले लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह जी ने किया। और कॉन्स्टिट्यूशन पार्क यानी यहाँ पे हमारे संविधान से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आम जनता तक पहुँचे उसके लिए, और जो जो इंपॉर्टेंट लोग उसके पीछे थे उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। Which country is the highest recipient of remittances from abroad in 2022 according to United Nations latest World Migration Report? संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट। इसके अनुसार 2022 में विदेशों से सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? देखो, रेमिटेंस क्या होता है? जब इंडियंस दूसरे देश में जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ से वो पैसा कमाते हैं, अपनी पॉकेट में थोड़ी रखेंगे, पीछे घर वालों को भेजेंगे ना। तो जब बाहर से कमा करके वापस देश में पैसा भेजा जाता है उसको रेमिटेंस कहा जाता है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस प्रॉपर्ली अगर आप देखो। तो अब ये पूछा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट लाई थी सामने, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कमाने वाला देश कौन सा है? हम ही है, भारत ही है, ठीक है, क्योंकि हम ही जाते हैं बहुत ज़्यादा बाहर काम करने। सो इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसने रिलीज़ किया ढाका बांग्लादेश के अंदर, और इंडिया फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया है 100 बिलियन US$ इनवर्ड रेमिटेंस रिसीव करने वाला। इतनी ज़्यादा इनवर्ड रेमिटेंस अभी किसी देश ने रिसीव नहीं की है, और 2022 में हमने 111.22 बिलियन US$ का रेमिटेंस लिया। सेकंड नंबर पे कौन रहा? मैक्सिको। चाइना को पीछे छोड़ दिया है इसने। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी? सो पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने कैंपेन लॉन्च की उत्तराखंड के अंदर, और उसका नाम है पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रथम उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका क्या उद्देश्य है? क्या टूरिज्म को बढ़ाना, फॉरेस्ट फायर्स से कॉम्बैट करना, ज़्यादा पाइन ट्री उगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में डेवलप करो? क्या है जी? आंसर है ये। पिरुल क्या होते हैं? पिरुल पाइन लीव्स को कहा जाता है। पाइन ट्री होते हैं ना, उनकी ऐसी पतली पतली लीव्स होती हैं, ठीक है। सो इन लीव्स, ये लीव्स जब सूख करके गिर जाती हैं तो बहुत इजीली फॉरेस्ट फायर कैच कर लेती हैं ये। तो पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन चालू की गई कि आप ये पिरुल इकट्ठे कीजिए और जाकर के कलेक्शन सेंटर्स में दीजिए, और उसके बाद आपको प्रति किलो 50 रुपये की राशि दी जाएगी, और ये जो पिरुल हैं ये फिर आगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भी काम आ जाएंगे और जंगल की आग से भी मुक्ति मिलेगी। सो इस तरह का कैंपेन लॉन्च किया गया था रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, जंगलों में जो आग लगती है उससे बचने के लिए। एंड व्हाट एल्स, बस चलो आगे। 25 नंबर का क्वेश्चन, यानी 1/3 पोजीशन पे तो पहुंच गए। 75 क्वेश्चंस करने हैं ना, 25वां क्वेश्चन आ चुका है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार व्हाट पोजीशन डिड इंडिया होल्ड इन सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट इन 2023? 2023 में सौर ऊर्जा परियोजन में भारत का कौन सा स्थान था? यानी हमारे सोलर एनर्जी के जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने किया, कितनी सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस करने लायक बन गए हैं, उसमें हम कौन सी पोजीशन पे रहे? आंसर है 3rd पोजीशन पे। सो ग्लोबल एनर्जी रिव्यू जिसको कि पब्लिश किया एम्बर ने, उसके हिसाब से इंडिया बिकेम दी 3rd लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर। सबसे ज़्यादा सोलर पावर 3rd नंबर पे इंडिया ने जनरेट की है 2023 में, ठीक है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इंक्रीज सोलर जनरेशन में हमने देखा, यानी 2023 से पहले हम कितनी कर रहे थे, 2023 में कितनी सोलर पावर हम जनरेट कर रहे हैं। जो हाइक है इसमें भी हम 4th पोजीशन पे आए हैं, राइट, फॉलोइंग चाइना, US एंड ब्राज़ील, ठीक है जी। और ये जो 4 देश हैं मिला करके 75% ओवरऑल ग्रोथ जो सोलर पावर में दुनिया भर ने देखा है, उसमें 4 देश अकेले मिलकर के 75% का हिस्सा रखते हैं। 75% सोलर पावर इंक्रीमेंट इन 4 देशों में ही हुआ है। Next question, what is the name of rare bird species that Purnima Devi Burman has been conserving, for which she received Green Oscar Whiteley Gold Award 2024? क्वेश्चन समझिएगा भाई, ये कोई रेयर प्रजाति है चिड़िया की, किसी बर्ड की, जिसका संरक्षण करने के लिए पूर्णिमा देवी जी जुटी हुई हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन जी, और इसी कंजर्वेशन एफर्ट के चलते इनको ग्रीन ऑस्कर, जिसे व्हाइटले गोल्ड अवार्ड 2024 या ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, वो भी दिया गया। आपसे इस रेयर बर्ड स्पीशीज का नाम पूछा जा रहा है, बताइए। सो ग्रेट एडजुटांट या हरगिला,
इस बर्ड के संरक्षण के अंदर ये लगी हुई हैं। सो ये एक बायोलॉजिस्ट है असम से, पूर्णिमा देवी बर्मन असम से एक बायोलॉजिस्ट हैं, और इनको यूके वाइल्ड लाइफ चैरिटी अवार्ड फॉर कंजर्विंग एंडेंजर्ड ग्रेटर एडजुटांट और हरगिला असम में कहा जाता है। ये दुनिया की वन ऑफ द रेयरेस्ट स्टॉक है, इसके संरक्षण के चलते इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो वेटलैंड है वहाँ पे ये बर्ड पाई जाती है, पर्टिकुलरली असम में, और इसका जो संख्या है, पॉपुलेशन जो है 450 रह गई है और रह गई थी, और इनके संरक्षण की वजह से 1800 हो गई है, इनके और हरगिला आर्मी जो इनकी पूरी टीम है उनके एफर्ट्स की वजह से। ठीक है, सो ये जो हरगिला है ये एंडेंजर्ड है और शेड्यूल 4 का इसको प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से मिलता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी जा रही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ये कोरल से रिलेटेड है। कोरल समझते हैं, मूंगे की चट्टानें। सो कोरल आर मेड अप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पॉलिप्स। जेनेटिकली सेम ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको पॉलिप कहते हैं, इनसे ये कोरल्स बने हुए होते हैं। दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। अगला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि ये तेज टेम्परेचर को भी, तापमान को भी झेल जाते हैं। व्हेन कोरल्स फेस स्ट्रेस बाय चेंजिंग इन कंडीशंस दे टर्न कंप्लीटली वाइट, इसको कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। तो जी ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, ए विल बी द राइट आंसर। सब ये जो कहानी लिखी हुई है मैं ब्रीफ में समझा देती हूँ। देखिए कोरल्स क्या होते हैं, मूंगे की चट्टान क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं पॉलिप्स, राइट, और उनके जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी रहती है और उसको हम कहते हैं ज़ूज़ैंथली, और इनके और पॉलिप्स के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, आदान प्रदान का एग्जिस्टेंस होता है कि ये जो एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस करके पॉलिप्स को कुछ ऐसे कंपाउंड्स देती है जिसकी वजह से वो अपना शेल बना पा रहा होता है, राइट, जैसे कि वेट, ज़ूज़ैंथली कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस कोरल्स प्रोवाइड करते हैं इसको, ये नहीं देती, कोरल्स इसको प्रोवाइड करते हैं। ये जो ज़ूज़ैंथली होती है, ये जो एल्गी होती है, इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है वो ये कोरल्स देते हैं, और बदले में ये जो एल्गी है ये कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट देती है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जिनकी मदद से कैल्शियम कार्बोनेट सिंथेसाइज करके ये पॉलिप्स अपना स्केलेटन बना लेते हैं, हार्ड स्केलेटन, ताकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं, पॉलिप्स और एनिमल्स बेसिकली, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका जो बाहर का एक एक्सोस्केलेटन होता है, बाहरी कवच होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कार्बोहाइड्रेट कौन दे रहा है, ज़ूज़ैंथली दे रही है। ये ज़ूज़ैंथली अपना फोटोसिंथेसिस कैसे कर रही है, ये पॉलिप उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कंपाउंड्स, तो इस तरह से एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो पॉलिप्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, अब आपसे मुझसे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर थोड़ा भी टेम्परेचर में चेंज होगा तो ये अपनी जो ज़ूज़ैंथली है इसको बाहर एक्सपेल कर देते हैं, अपने टिश्यूज से बाहर एक्सपेल कर दिया तो बस इनका कलर इन एल्गी की वजह से ही था, तो ये वाइट अपीयर हो जाते हैं। समझ में आ गई कहानी? चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल हाई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सिक्योर IoT। तो कौन सी संस्था है जिसने भारत का पहला कमर्शियल हाई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC सिक्योर IoT लॉन्च किया है? आंसर क्या होगा? माइंडग्रोव। अब ये क्या है भाई? बेसिकली आप जो भी ऑनलाइन काम करते हो उसके अंदर हाई एंड सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। यस, सो माइंडग्रोव टेक्नोलॉजी जो कि IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है, इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, उसने इंडिया में ही बनाया गया इंडिया का पहला हाई परफॉर्मेंस देने वाला माइक्रो कंट्रोलर चिप बनाया है, जिससे कि आपका जो डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क से, आप किसी भी नेटवर्क से अपने डिवाइसेस को जोड़ लेते हो, तो आपकी सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम ये माइक्रो कंट्रोलर चिप करेगी। ठीक है, सिक्योर करेगी साइबर थ्रेट से आपको। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करने की। तो अगर आप ये माइक्रो कंट्रोलर चिप लगा लेते हो माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज़ की, तो आपको साइबर थ्रेट से काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगा। हु हैज़ चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर टू इंडिया? इंडिया के नए एम्बेसडर के तौर पे शी जिनपिंग ने किसको चाइना से अपॉइंट किया है? आंसर होगा शू फेहोंग, यू फेहोंग या शू फेहोंग, जो भी आप लिखें, यू फेहोंग। ए विल बी द राइट आंसर। हु बिकेम द ओनली इंडियन स्टार टू फीचर ऑन डेडलाइंस ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 लिस्ट? अब ये एक लिस्ट है,
तो जिसने भी कुछ बहुत अच्छा सा कुछ काम किया होगा, एक्टर्स वगैरह ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, उनको इस पर डाला जाता है। सो अकेली इंडियन स्टार टू फीचर ऑन डेडलाइंस ग्लोबल डिस्ट्रप्टर लिस्ट कौन बनी है? आंसर इज दीपिका पादुकोण। तो इनको ये हॉलीवुड मैगजीन के अंदर जो डिस्ट्रप्टर लिस्ट है, डेडलाइन हॉलीवुड मैगजीन में एक लिस्ट बनाई जाती है ना, डिस्ट्रप्टर्स जिन्होंने कुछ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है, कुछ बहुत अलग सा किया है। तो इसके लिए दीपिका पादुकोण को इंडियाज सरप्राइज सुपरस्टार हु इज ऑन अ मिशन टू ब्रेक बाउंड्रीज एंड टैबूज, इस कैटेगरी के अंदर इस लिस्ट पे डाला गया है। ये अपने डिप्रेशन को लेके काफ़ी वोकल रहती हैं, डिप्रेशन को फाइट करने के लिए मुहिम भी चलाती रहती हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इस रीज़न से डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 31 नंबर का क्वेश्चन। जिंदा है अभी तक? आंसर कर पा रहे हैं? बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? पढ़ा हुआ होगा तो नहीं लगेगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो ऑब्वियसली लगेगा। चलो बढ़ेंगे आगे, आंसर करो। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ कैंडल वैक्स्ड पावर्ड रॉकेट, यस, capable of carrying commercial satellite on a test suborbital flight into space for the first time। भाई कैंडल वैक्स जो होता है ना, पैराफिन वैक्स, उसको यूज़ करके रॉकेट उड़ा दिया स्पेस में जाने के लिए। अभी तो टेस्ट हुआ है, सब ऑर्बिटल ही रखा गया है, स्पेस में पूरा नहीं पहुंचाया। लेकिन ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सक्सेसफुल परीक्षण कर लिया है? पहली बार अंतरिक्ष में परीक्षण उपकक्षीय उड़ान पर वाणिज्यिक उपग्रहों को ले जाने के समक्ष मोम से चलने वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कौन से देश ने किया है भाई? जर्मनी ने किया है। तो जर्मनी की कंपनी है हाई इम्पल्स, और इन्होंने कैंडल वैक्स पावर्ड रॉकेट है, ऑब्वियसली दूसरा फ्यूल भी डला लेकिन कैंडल वैक्स भी डला, और इससे कमर्शियल सैटेलाइट उड़ाएंगे। इन्होंने टेस्ट कर लिया सक्सेसफुल। इस रॉकेट का नाम क्या रखा है इन्होंने? SR-75, और ये ऑस्ट्रेलिया से उड़ाया गया। कंपनी कहाँ की है? जर्मनी की है। लिफ्ट ऑफ कहाँ से हुआ? कुनिबा, ऑस्ट्रेलिया से। और 250 kg तक का पेलोड उठा लेगा, 250 किलोमीटर तक जा सकता है, पैराफिन फ्यूल्ड है, और साथ में लिक्विड ऑक्सीजन भी है। Which financial institution has become the first trading cum clearing member of IIBX in गिफ्ट सिटी गुजरात? गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में है। उसमें जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है IIBX, उस पे पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, यानी क्लाइंट के पैसे लगाना इस IIBX में और सेटलमेंट के बाद वो पैसे निकाल के क्लाइंट को पकड़ाना, ऐसा करने वाला पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IIBX गिफ्ट सिटी का कौन सा हो गया है? आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी इसका जो IFSC बैंकिंग यूनिट है गिफ्ट सिटी वाला, यानी गिफ्ट सिटी का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो ट्रेड कर सकता है IIBX प्लेटफॉर्म पे और ट्रेड को सेटल कर सकता है क्लाइंट के बेसिस पे। आगे बात समझ में? यस। कौन है SBI के चेयरमैन? दिनेश कुमार खरा। सौदा खरा खरा, थोड़ा ब्रेक लेना बन जाता है ना, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। चलो 33 क्वेश्चन पे आते हैं। विच इंडियन कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग द शहीद बेहेस्ती टर्मिनल एट छाबार पोर्ट अंडर अ 10-year कॉन्ट्रैक्ट? बताओ जी, कौन सी भारतीय कंपनी 10 साल के अनुबंध के तहत चाबहार बंदरगाह पर शहीद बेहेस्ती टर्मिनल के संचालन के लिए जिम्मेदार है? कौन सी कंपनी है जिसने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है शहीद बेहेस्ती टर्मिनल चाबहार पोर्ट के साथ में? आंसर है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। तो इंडिया और ईरान, चाबहार पोर्ट कहाँ है जी? ईरान के अंदर है, और उसके 2 टर्मिनल हैं। कौन से 2 टर्मिनल हैं? एक है कालंतरी पोर्ट और दूसरा है शहीद बेहेस्ती पोर्ट। ठीक है, शहीद कालंतरी, शहीद बेहेस्ती। तो इसमें से शहीद बेहेस्ती टर्मिनल जो है चाबहार पोर्ट का, ये टर्मिनल कहेंगे हम इसको, ठीक है, टर्मिनल। सो इसके लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ईरान और इंडिया के बीच में, और ये जो अग्रीमेंट है इंडिया की तरफ से इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और वहाँ से ईरान से पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ है। और ये जो चाबहार पोर्ट है, ये ईरान का अकेला ओशनिक पोर्ट है जो कि सीधे ओशन में खुलता है या कनेक्टेड है। ठीक है जी। और ग्वादार पोर्ट जो था पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान जाता है, वहाँ से अब हमको रूट नहीं मिलता है बिकॉज हमारे रिश्ते बड़े टेढ़े चल रहे हैं पाकिस्तान से, इसलिए अब चाबहार पोर्ट के थ्रू हम मिडिल ईस्ट तक अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं। रिसेंटली हु बिकेम इंडियाज 85th ग्रैंड मास्टर? चेस की बात चल रही है जी। 85th ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बन गए हैं? आंसर क्या है? P श्याम निखिल। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु से हमें 85वें चेस ग्रैंड मास्टर मिल गए हैं। इससे पहले 84th इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? R वैशाली। अभी तक कुल 3 महिलाएं हैं जो कि ग्रैंड मास्टर का खिताब जीती हैं। वुमेन ग्रैंड मास्टर नहीं, वुमेन ग्रैंड मास्टर की बात नहीं कर रही हूँ, ग्रैंड मास्टर का खिताब, ये हाईएस्ट खिताब होता है
ओके, वर्ल्ड चैंपियन हटा दो उसके अलावा। सो 3 ही फीमेल्स हैं जो ग्रैंड मास्टर बनी हैं अभी तक। उनमें से सबसे पहली कोनेरू हम्पी, फिर द्रोणावली हरिका और फिर आर वैशाली बनी है। ठीक है, वुमेन ग्रैंड मास्टर्स और भी हैं। अब आप ये मत बोलना मैम फीमेल ग्रैंड मास्टर वुमेन ग्रैंड मास्टर में क्या फ़र्क है, मैंने डेली सीए में समझाया था। देखो, वुमेन ग्रैंड मास्टर अपने आप में एक कैटेगरी होती है जिसमें सिर्फ फीमेल compete कर सकती हैं। ग्रैंड मास्टर में मेल और फीमेल दोनों compete कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए ज़्यादा स्कोर आपको चाहिए होता है, तो इस उपाधि को प्राप्त करने वाली सिर्फ 3 भारतीय महिलाएं हुई हैं अभी तक, राइट। चलिए, व्हाट एल्स। सबसे पहले ग्रैंड मास्टर 1988 में विश्वनाथन आनंद बने थे। Who won women's single title at 2024 Madrid Open? मैड्रिड ओपन किसकी बात की जा रही है? टेनिस की बात की जा रही है, लॉन टेनिस की। सो 2024 मैड्रिड ओपन विमेन सिंगल किसने जीता? किसने जीता जी? ईगा श्वेटिक ने जीता है। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं ईगा श्वेटिक। हाल ही में फ्रेंच ओपन भी जीती हैं। ओके, सो वर्ल्ड नंबर 1 ईगा श्वेटिक पोलैंड की, इन्होंने मैड्रिड ओपन जीता अरियाना सबलेंका को हरा करके, और मेल्स के अंदर आंद्रे रूबलेव ने जीता था। ठीक है। व्हेन इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर क्या है? 3 मई। कब? 3 मई। तो प्रेस की जब बात आए तो अंधे बहरे गूंगे नहीं बनना है गांधी जी के 3 बंदर की तरह। मैं गांधी जी के 3 बंदर की तरह अंधे गूंगा बहरा नहीं बनता हूँ। जब प्रेस फ्रीडम की बात आती है, हमें बोलना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। सो 3rd में याद रखिएगा थीम क्या थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की? अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंट से रिलेटेड इस बार की थीम रही कि कैसे एनवायरमेंट के मुद्दों को जर्नलिज्म में उठाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ मेघालय? मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनी? इनका याद करवाया था मैंने आपको। शीशा देख के कितनी खुश होती हूँ, याद है क्या कुछ? इदाशीशा नोंगरांग, इदाशीशा नोंगरांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यूनाइटेड नेशन सिलेक्ट 25 मई एज वर्ल्ड फुटबॉल डे? एक क्वेश्चन है और इसी में एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। इन्फॉर्मेशन क्या है? वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाता है? इसी साल से मनाना शुरू किया है, 25 मई को मनाया जाएगा। गया। ओके, सो वर्ल्ड फुटबॉल डे कब ऑब्जर्व किया गया? 25 मई को। अब आपसे पूछा जा रहा है यूनाइटेड नेशन ने यही दिन क्यों चूज किया? क्या होता है भाई इस दिन ऐसा? It celebrates 100th anniversary of first international football tournament, जो कि कब खेला गया? जो कि खेला गया 25 मई 1924 को, समर ओलंपिक गेम्स जो पेरिस में हुए थे तब, और इसीलिए उसकी 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे की तरह मनाया जाएगा। क्लियर है? और ये जो प्रपोजल था है ना कि इस तरह का एक इवेंट होना चाहिए, नहीं छोड़ो, चलो फीफा का फाउंडेशन जो बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी जो ये फुटबॉल कंडक्ट करवाती है मैचेस, वो 21 मई 1904 को हुआ। फीफा कहाँ है? पेरिस के अंदर है। हेडक्वार्टर्ड नहीं है, इसकी फॉर्मेशन पेरिस में हुई थी। जब फीफा बनी थी तो कहाँ बनी ये बॉडी? पेरिस में। लेकिन हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट कौन है फीफा के? जियानी इन्फैंटिनो है। So next question, in which year did the recently passed away author Alice Munro receive Nobel Prize in Literature? Now this can be a little difficult for you अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में एक ऑथर का निधन हुआ, उनका नाम है एलिस मुनरो, फॉरेनर है, कनाडा से बिलोंग करती थी, और इनको नोबेल प्राइज मिल रखा है लिटरेचर में। अगर किसी नोबेल प्राइज लॉरेट की डेथ होती है तो आपको ध्यान देना है कि उनको नोबेल प्राइज कब मिला। आपसे पूछा जा रहा है 2013 में मिला है। कनाडा से पहली महिला जिन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला, एंड ओवरऑल 13th फीमेल जिन्हें नोबेल प्राइज मिला हो, वो एलिस मुनरो थी। ठीक है जी, और इनको कनाडा का शेकऑफ भी कहा जाता था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। अब आपको अगले क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 से रिलेटेड। आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सी है, स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला कि ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, इसको रिलीज करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और दूसरा ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से जो प्रपोर्शन है वाइल्ड लाइफ क्राइम का, यानी कितने क्राइम हुए वाइल्ड लाइफ के, साइट्स जो है उसके तहत जो भी स्पीशीज रजिस्टर्ड हैं कि भाई इनकी खरीद बेच नहीं होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड जो क्राइम था वो पीक किया 2020-2021 में कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। करेक्ट क्या है? फर्स्ट करेक्ट नहीं है, सेकंड करेक्ट है। ओके, सो ओनली 2 इज करेक्ट, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है इसको किसने रिलीज किया है? UNODC ने। UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ने रिलीज की है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने नहीं की है।
ओके और इसमें साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के तहत जो स्पीशीज़ हैं उनकी कितनी इलीगल ट्रेड की गई इसके बारे में बातचीत की गई है। और पीक पे आया ये ट्रेड कोविड के टाइम पे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेड की गई वो राइनो के हॉर्न्स की, गैंडे के सींग की ट्रेड बहुत ज़्यादा की गई, फॉलोड बाय पैंगोलिन स्केल्स। पैंगोल एक एनिमल होता है और उसकी जो स्केल्स होती हैं वो बहुत डेलिकेसी मानी जाती हैं। चाइना इंडोनेशिया में सूप वूप बना के पीते हैं, उसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री इज होस्टिंग द रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज। रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज कौन सा देश होस्ट कर रहा है? क्या आंसर होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इंडियन एयरफोर्स का जो कंटिजेंट है वो आइल्सन एयरफोर्स बेस यूनाइटेड स्टेट्स का जो अलास्का में है वहाँ पहुँच गया है और वहाँ पे रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है और इंडिया की तरफ से 8 रफेल जेट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है जी। माउंट नेमरुथ इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ विच 2 टेक्टोनिक प्लेट्स। माउंट नेमरुथ जहाँ पे यिन यांग वोल्केनो देखा गया, याद आया कुछ न्यूज़? सो ये कौन से 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने वाली जगह पे ये बना हुआ है? सो आंसर इज यूरेशियन और अरेबियन प्लेट्स के मिलने वाली जगह पे। सो जो नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ से एक बहुत रेयर इमेज कैप्चर की गई यिन यांग क्रेटर की। इस तरह से होता है ना यिन यांग, ये ठीक है। तो एक तरफ तो जो लावा था वो सॉलिड होके आ गया और एक तरफ पानी वाली लेक थी और इस तरह से यिन यांग क्रेटर दिखा और ये माउंट नेमरुथ वोल्केनो जो कि टर्की में है वहाँ देखा गया, राइट। और ये 9672 फीट ऊंचा है। यूरेशियन और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे ये देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और आंसर कीजिएगा। अमंग द फॉलोइंग अवार्ड्स, ये कुछ 4 अवार्ड दिए गए हैं, विच हैज़ रस्किन बॉन्ड रिसीव्ड। रस्किन बॉन्ड, अ पर्सन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, उन्होंने इन 4 में से कौन से अवार्ड जीते हैं आपसे पूछा जा रहा है। साहित्य अकादमी फेलोशिप, बिल्कुल हाल ही में जीता। पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार बच्चों को नहीं दिया जाता, बच्चों की लिए जो बुक्स आप लिखते हो उनके लिए दिया जाता है। सब है भाई, ऑल ऑफ द अबव, सारे पुरस्कार ले लिए इन्होंने। हाल ही में इन्होंने साहित्य अकादमी फेलोशिप जीता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, नोटेबल वर्क देख लो। वेग्रेंस इन द वैली, वंस अपॉन एन मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ऑल रोड्स लीड टू गंगा, टेल्स ऑफ फॉस्टरगंज, लेपर्ड्स ऑन द माउंटेन, टू मच ट्रबल एंड टू मच ट्रबल, ये सारी इनकी राइटिंग है। पद्मश्री 1999 में, पद्म भूषण 2019 में, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2012 में और फेलोशिप साहित्य अकादमी की 2024 के अंदर। विच लैंग्वेज डिड सुरजीत पातर हु पास्ड अवे रिसेंटली प्राइमरीली राइट इन। तो सुरजीत पातर जी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो पोएट थे, कौन सी भाषा में मुख्य रूप से लिखा करते थे आपसे पूछा जा रहा है। कहाँ से बिलोंग करते थे? पंजाब से बिलोंग करते थे, पंजाबी में मुख्य रूप से लिखा करते थे। ठीक है, चलो। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, व्हाट इज द परमिसिबल डिस्टेंस ऑफ फॉर माइनिंग एक्टिविटी फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो उसके कितने किलोमीटर या मीटर के दायरे के बाद आप माइनिंग एक्टिविटी कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रखा है? आंसर क्या होगा? 1 किलोमीटर का दायरा। अगर ये नेशनल पार्क है, राइट, यहाँ तक नेशनल पार्क है, तो 1 किलोमीटर के दायरे तक आप माइनिंग नहीं कर सकते, उसके बाहर कीजिए। ओके, फिर क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल 46 रिपीट है क्या? नहीं। नेशनल डेंगू डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल डेंगू डे, एक मच्छर जो डेंगू करवा देता है, मलेरिया भी करवा देता है ना, और वेस्ट नाइल फीवर भी करवा देता है। सो ये नेशनल डेंगू डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? मैं 16 साल की थी तब मुझे डेंगू हुआ था, कुछ याद है क्या? जो बच्चे डेली से ये देखते, मैंने याद करवाया था। 16 मई को होता है। थीम क्या है? डेंगू प्रिवेंशन, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सेफर टुमारो। और कौन सा मच्छर रिस्पॉन्सिबल है? एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग THE यानी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, और आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। 2 इंडियन यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी, टॉप 100 की लिस्ट में है। कौन सी रैंकिंग है ये? यंग यूनिवर्सिटीज़ की, जो 50 साल या उससे कम ही हुए हैं इन यूनिवर्सिटीज़ को बने हुए, सिर्फ उनकी रैंकिंग इसमें की गई। तो इसमें टॉप 100 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी आए। पहली स्टेटमेंट ये है। नैंगयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की फर्स्ट पोजीशन पे आई है। क्या है करेक्ट?
दोनों करेक्ट हैं जी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग है टॉप 100 में हमारी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला की 81st रैंक पे है, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई की 96 पे है, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की टॉप किया है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ कच्छ अजरक। कच्छ की जो अजरक है, अजरक प्रिंट होती है, उसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। सो उससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन किए जा रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट आपको बतानी है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन अ ट्रीटेड सिल्क क्लॉथ, यानी कि सिल्क के कपड़े पे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। अजरक मीन्स इंडिगो, एक पावरफुल डाई होती है जिससे ब्लूइश इफेक्ट आता है। क्या राइट है? सिर्फ सेकंड वाला राइट है जी। ये सिल्क क्लॉथ पे नहीं होती, कॉटन के कपड़े पे होती है। ओके, सो अजरक एक टेक्सटाइल क्राफ्ट है, डीप रूट्स इसकी गुजरात से जुड़ी हुई हैं। गुजरात एरिया, राजस्थान का बाड़मेर एरिया, पंजाब का जो सिंध एरिया है, यहाँ से ये आई है और सिंध मुस्लिम्स जो थे वो इस आर्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ओके जी, ट्रीटेड कॉटन क्लॉथ के ऊपर ये होती है। नेक्स्ट देखेंगे, वेयर वॉज वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 वेयर इंडिया हैज सेट अप ओन पेविलियन फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 कहाँ हुआ और इस बार भारत ने अपना पहला पेविलियन भी इस समिट में बनाया था, लगाया था। बताइए कहाँ हुआ वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट? रॉटरडैम, नेदरलैंड्स के अंदर। ओके, सो नाउ 50th क्वेश्चन, दूसरा पड़ाव हो चुका है पूरा। 25 पे पहला पड़ाव था, 50th पे दूसरा पड़ाव है, अब तीसरा पड़ाव होगा 75th क्वेश्चन पे। चलिए 50th क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज इनिशिएटिंग द नक्षत्र सभा कैंपेन। नक्षत्र सभा कैंपेन एक राज्य चला रहा है और वो कौन सा राज्य है जो ये अभियान चला रहा है? आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। पहली बात तो अगर आप 50th क्वेश्चन तक पहुंच गए हो ताली बजाना खुद के लिए, बिकॉज यू आर अ परसिस्टेंट खिलाड़ी, परसिस्टेंट स्टूडेंट, है ना। क्योंकि अगर आप डेली, वीकली, मंथली देखते हो और फिर अपना टेस्ट भी ले रहे हो या सिर्फ टेस्ट ले रहे हो और 50th क्वेश्चन तक रुके हो, दैट मीन्स यू आर सिंसियर एस्पायरेंट एंड गुड। क्योंकि एक तरफा मेहनत कभी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। मैं तो मेहनत कर रही हूँ क्वेश्चंस लाने की, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फ़ायदा कैसे होगा? और आप पढ़ना चाह रहे हैं पर ट्यूटर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा तो भी फ़ायदा नहीं होगा। सो जब हम दोनों मिल करके मेहनत करेंगे तो रंग लाएगा। चलो, सो उत्तराखंड का जो टूरिस्ट डेवलपमेंट बोर्ड है उसने हाथ मिलाया है स्टारस्केप्स के साथ में। स्टारस्केप्स एक एस्ट्रो टूरिज्म की कंपनी है। एस्ट्रो टूरिज्म यानी जो स्पेस से रिलेटेड चांद सितारे हम देखते हैं उनसे रिलेटेड कंपनी है और कॉम्प्रिहेंसिव एस्ट्रो टूरिज्म एक्सपीरियंस लोगों तक लाने के लिए उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने इनके साथ हाथ मिलाया है और ये कैंपेन चालू की है, जिसकी शुरुआत अर्ली जून में होनी थी जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी नक्षत्र सभा से और ये फिर चलेगी मिड 2025 तक। उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पे ये एक तरह से एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जहां लोग आएंगे और नाइट स्काई देखेंगे और एस्ट्रोनॉमी के बारे में सीखेंगे एट्सेट्रा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज शक्ति। मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति के बारे में 2 स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट बताने हैं। इंडिया एंड नेपाल विल कंडक्ट 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल कंडक्ट करेगा, वैसे तो हो गई है एंड ये 2011 में शुरू हुई थी। तो भाई सिर्फ सेकंड वाला करेक्ट है, 2011 में शुरू हुई थी, इंडिया और नेपाल नहीं, इंडिया और फ्रांस ने कंडक्ट की है ये एक्सरसाइज मे के अंदर, उमरोई रीजन ऑफ मेघालय में, राइट। और इसकी शुरुआत बिल्कुल 2011 में हुई थी। ये बाइनियल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, 2 साल में एक बार होती है और लास्ट एडिशन फ्रांस में हुआ था, इस बार अब मेघालय में हुआ है, अगला फिर फ्रांस में होगा। Who became India's first paddler to break into the top 25 वर्ल्ड रैंकिंग? विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाले भारत के पहले पैडलर यानी टेबल टेनिस वाले खिलाड़ी कौन बने भाई? कौन है टॉप 25 वर्ल्ड रैंकिंग में अपनी जगह बनाने वाली? मनिका बत्रा इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Who is set to launch India's first ever professional world pickleball league? वर्ल्ड पिकल बॉल लीग भारत की पहली कौन सेटअप करेगा? पिकल बॉल क्या था याद है? मैंने आपको बताया था, इस तरह का एक रैकेट होता है और इसमें ऐसे परफोरेशंस होते हैं, छेद होते हैं, है ना, और टेनिस की तरह ही खेला जाता है, नेट के अगेंस्ट आपको बॉल मारनी होती है और एक बॉल होती है। सो भारत का पहला प्रोफेशनल वर्ल्ड पिकल बॉल लीग कौन शुरू करेगा? आंसर इज गौरव नाटेकर जो कि अर्जुन अवॉर्डी हैं, वो लॉन्च करेंगे। उन्होंने लॉन्च किया है पहला वर्ल्ड पिकल बॉल लीग, ही सेट टू लॉन्च, अभी नहीं किया है। और नाटेकर स्पोर्ट्स एंड गेमिंग इनकी एकेडमी है और उसी के साथ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन टैलेंट वेंचर्स हैं, ये मिलकर के इस लीग को लेकर के आएंगे। ठीक है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग युविका प्रोग्राम। युविका प्रोग्राम से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, करेक्ट आपको बताना है। युविका प्रोग्राम की पहली स्टेटमेंट, इट इज़ अ लर्निंग एंड अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम ऑफ इसरो, ताकि बेसिक नॉलेज स्पेस टेक्नोलॉजी में इम्पार्ट की जा सके। भाई ये जो युविका प्रोग्राम है इसरो चलाता है ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारी दी जा सके। दोज हु हैव फिनिश ग्रेजुएशन कैन अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। जो ग्रेजुएट्स हैं वही इस युविका प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है जी, सेकंड नहीं है, क्योंकि इस बार जो युविका लाया गया है वो 8th पास बच्चों के लिए लाया गया है। हाँ जी, यंग बच्चों के लिए होता है ये। युविका का फुल फॉर्म क्या है? यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो स्कूल के बच्चों के लिए लाया जाता है। क्लास 8 जिन्होंने फिनिश कर दी है, क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, वो आकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप किसी भी करिकुलम में पढ़ रहे हो, आपकी 8th में क्या स्कोर रही है उसके बेसिस पे आपको चुना जाएगा और उन बच्चों को फिर युविका प्रोग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ऑन विच डेट डिड सिक्किम ऑफिशियली बिकम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का 22वां राज्य ऑफिशियली सिक्किम कब बना था? पूछा जा रहा है, आंसर कीजिए। आंसर है 1975, 16 मई 16 में। तो मैं जब 16 ईयर्स की थी, सिक्किम घूमने गई थी, वहीं तो डेंगू हुआ था मुझे। हाँ ठीक है, 1975। सो May 16, 1975 सिक्किम ऑफिशियली 22nd स्टेट बना था और 36th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको राज्य घोषित किया गया था। उससे 17th सेंचुरी के अंदर नामग्याल डायनेस्टी ने सिक्किम किंगडम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है। आपको शिंकुला टनल से रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी गई है, करेक्ट बताना है। शिंकुला इंपॉर्टेंट है जी, हाँ ओवरलुक मत कीजिएगा ये। हिमाचल, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन हिमाचल लाहौल वैली एंड लद्दाख जांस्कर वैली। क्या इन दोनों के बीच में ये टनल है? पहली भी बात, शिंकुला टनल विल बी वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल स्पैनिंग 4.1 किलोमीटर्स एट एन एलिवेशन ऑफ 16,580 फीट। पहली बात ये बोल रहे हैं हिमाचल की लाहौल वैली और लद्दाख की जांस्कर वैली को कनेक्ट करेगा ये टनल। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जब बन जाएगा तो दुनिया का सबसे ऊंचा टनल होगा, 4.1 किलोमीटर लंबा, और कितनी ऊंचाई पे? ऑल्टीट्यूड 16,580। बिल्कुल दोनों सही हैं जी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो बस मोटी मोटी बातें तो यही बता दी आपको इसने। चलो आगे। Who is the first person to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season? एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? एक ही सीजन में सत्यदीप गुप्ता जी। कौन बन गए हैं? सत्यदीप गुप्ता। सो माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है और 4th हाईएस्ट पीक माउंट लोत्से है। एक ही सीजन में दोनों पे चढ़ाई कर ली इन्होंने। ठीक है, वो भी ट्वाइस, 2 बार। चलिए, Who has been selected to receive 2023 Military Gender Advocate of the Year Award for, हाँ ठीक है, सो 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? सिलेक्टेड नहीं, दे दिया गया है। किसको दिया गया है? मेजर राधिका सेन को दिया गया है। और ये अवार्ड यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो ग्यूटेरेस जी ने दिया। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 29 मई को आता है, तब ये अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड दिया जाता है कि भाई जब यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जाती हैं, जहाँ पे भी अशांति हो रही है वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा जाता है, तो वहाँ पे जो विमेन और बच्चों के साथ सेक्सुअल वायलेंस वगैरह हो रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स में, उनके प्रोटेक्शन के लिए अगर आप कुछ काम करते हो तो ये अवार्ड के आप हकदार बन सकते हो। सो मेजर राधिका को दिया गया है और ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये दूसरी महिला बनी है भारत से जिनको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी 2019 में ये अवार्ड ले चुकी हैं। What institution has entered into a strategic partnership with TCS to develop India's first quantum diamond microchip imager? Quantum diamond microchip imager के लिए किसने पार्टनरशिप बनाने के लिए किसने पार्टनरशिप की है TCS के साथ में? क्या आंसर होगा? IIT मुंबई। अब ये क्या काम करेगा भाई? जो हमारी सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं ना, तो पहले तो ये हो कि हम पूरी चिप बना लें, फिर हम उसको टेस्ट करें, फिर उसमें गड़बड़ी पता करें। तो इससे क्या, इसके बजाय बेटर क्या है कि हमने ये जो ये क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर बनाया है, तो ये चिप्स की इमेजिंग करके पहले ही पता लगा देगा अगर कोई गड़बड़ है तो आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा, काफ़ी सारे एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी आपके डिवाइसेस की इंप्रूव होगी। कोई गड़बड़ तो नहीं है चिप के अंदर, ये पता लग जाएगा। ठीक है, चलो। इन विच स्टेट वॉज गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज कंडक्टेड? गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज कौन से राज्य में कंडक्ट हुई? पंजाब के अंदर कंडक्ट हुई
और इंडियन आर्मी का खड़गा कोर जो हैं उन्होंने आर्मी के वेस्टर्न कमांड का ये पार्ट है ना, उन्होंने ये एक्सरसाइज 3 दिन की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, वो इंडियन एयरफोर्स के साथ किया। तो इंडियन आर्मी के खड़गा कोर और इंडियन एयरफोर्स ने गगन स्ट्राइक 2 एक्सरसाइज पंजाब में कंडक्ट की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अग्निबाण सॉर्टेड, नॉट करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। अग्निबाण सॉर्टेड, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट इज इंडियाज फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट। भाई पूरी दुनिया में पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट और भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट लॉन्च था ये अग्निबाण सॉर्टेड। दूसरा, अग्निकुल कॉस्मोस जो ये कंपनी है जिसने लॉन्च किया है, वो पहली कंपनी बनी भारत में टू साइन एन अग्रीमेंट विथ इसरो अंडर इन स्पेस इनिशिएटिव। नॉट करेक्ट क्या है, दोनों करेक्ट हैं जी, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसरो का जो कमर्शियल विंग है इन स्पेस के, आपको अगर प्राइवेट लॉन्चेस करने हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। उसमें सबसे पहला जो अग्रीमेंट हुआ था वो कहाँ गया, अग्निकुल कॉस्मोस ने ही किया था, ओके। और पहला इंडिया का पहला लॉन्च फ्रॉम अ प्राइवेट लॉन्च पैड जिसका नाम धनुष दिया गया वो अग्निबाण सॉर्टेड है। और ये भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक पावर्ड इंजन भी है और दुनिया का पहला सिंगल पीस में बना हुआ 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी वाला इंजन भी है। अच्छा, कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। Which organization has the Indian Army collaborated with for hydrogen fuel bus technology demonstration trial? So Indian Army ने किसी कंपनी के साथ में टाई अप करके MOU साइन करके और हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी जो होती है वो ट्रायल पे ली थी NCR रीजन में चलाने के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कंपनी के साथ में उन्होंने ये MOU साइन किया था। क्या आंसर है? आंसर इज IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, बस इतनी बात है। अभी ये टेस्ट करेंगे और इनको ठीक लगेगी तो फिर बल्क में बसेस उठा लेंगे। Who among the crew members of NS-25 mission will become first Indian space tourist? Will become नहीं है, has become। ठीक है, भारत से पहले स्पेस टूरिस्ट बन के कौन गए भाई स्पेस के अंदर, ये पूछा गया। सीधा सीधा सवाल घुमा करके पूछ दिया है। गोपी थोट्टाकुड़ा हैं और ये पहले स्पेस टूरिस्ट हैं इंडिया से। ये कौन से मिशन पे, ब्लू ओरिजिन का स्पेस क्राफ्ट है उसमें बैठ करके ये गए हैं। ठीक है, कौन सा स्पेस क्राफ्ट है ब्लू ओरिजिन का, नाम भी बताओगे? बताओ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैम अब थक गई है खड़े खड़े। चलो, सो 2 स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, आपको करेक्ट बतानी है इन दोनों में से। अच्छा, ये कान फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट बैग्ड ग्रैंड प्री एट कान्स फिल्म फेस्टिवल 2024। पहला स्टेटमेंट ये है। अनुसुईया सेन गुप्ता पहली इंडियन बन गई हैं टू विन अनसर्टेन रिगार्ड प्राइज फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर हर परफॉर्मेंस इन सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। करेक्ट पूछा जा रहा है, सिर्फ फर्स्ट वाली करेक्ट है, क्योंकि अनुसुईया सेन गुप्ता को जो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है वो इसके लिए नहीं मिला, द शेमलेस के लिए मिला है। ठीक है, सो इंडियन फिल्म है सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो। इसको लास्ट सिनेफ बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया जाता है और वो हमारी ये मूवी लेकर के आई है। फिर ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसने ग्रैंड प्री यानी सेकंड बेस्ट अवार्ड जीता है कान फिल्म फेस्टिवल में। और अभी तक अकेली इंडियन फिल्म जिसने पाम डियोर हाईएस्ट अवार्ड जीता हो वो थी चेतन आनंद की नीचा नगर 1946 की। और पहली बार एक इंडियन एक्ट्रेस अनुसुईया सेन गुप्ता हैं, वो पहली बार किसी इंडियन एक्ट्रेस को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है कान फिल्म फेस्टिवल में। कौन सी मूवी के लिए? शेमलेस के लिए। ये जो मूवी है ये बुल्गेरियन फिल्म मेकर ने डायरेक्ट की थी, इंडियन फिल्म नहीं है लेकिन इंडियन एक्ट्रेस ने इसमें काम किया है। कंसिडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स, अगला क्वेश्चन है और आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 2024। सो यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर 2024 रिलीज किया गया। उसमें से हमारे देश के कुछ लिटरेरी वर्क, 3 लिटरेरी वर्क को जगह मिली है। इनमें से कोई है क्या जी? पंचतंत्र है, रामचरितमानस है, ओनली 1 and 3। और तीसरा कौन है इसके अलावा? सहृदय लोक लोकन। सो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन, इनको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रजिस्टर के अंदर जगह मिली है। रामचरितमानस किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। रामायण और रामचरितमानस अलग अलग हैं। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखी है, सहृदय लोक लोकन आचार्य आनंद वर्धन जी ने लिखी है।
66th question coming your way. Who won the gold medal in women shot put at National Federation Cup Athletics competition? तो ये जो कंपटीशन है विमेन शॉट पुट में गोल्ड मेडल कौन लेकर के आई हैं? आंसर है आभा खटुआ। आभा खटुआ महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया, गोल्ड मेडल तो लिया ही, नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया विमेन शॉट पुट में। 18.41 मीटर्स का इन्होंने शॉट पुट थ्रो किया और ये जो नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स कंपटीशन है भुवनेश्वर के अंदर हुआ है। Who has been awarded 2024 यूनेस्को ग्वेलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज? ये किसको दिया जाता है? ये फियरलेस जर्नलिज्म के लिए एक तरह से दिया जाता है कि जो जिस तरह का चल रहा है उसी तरह की आप चीज़ें फोटोग्राफ के थ्रू, जर्नलिज्म के थ्रू दिखाओ। सो 2024 यूनेस्को ग्वेलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, अपनी जान जोखिम में डाल के वॉर सिनेरियोज वगैरह अगर आप कैप्चर करते हो तो भी अवार्ड दिया जाता है। पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को ये दिया गया है। सो ये जो अवार्ड है दिया गया और हाँ, ये आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू डिफेंस और प्रमोशन ऑफ प्रेस फ्रीडम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन द फेस ऑफ डेंजर, जहाँ कहीं खतरा चल रहा है और उसको अगर आप कवर करते हो अपने जर्नलिज्म में, बहुत बहादुरी लगती है इसमें, आपकी जान भी जा सकती है, तो ये प्राइज़ आपको दिया जाता है। ग्वेलेर्मो कानो इसाजा ये एक कोलंबियन जर्नलिस्ट थे और इन्हीं के याद में ये अवार्ड दिया जाता है। विच कंट्री प्रोवाइडेड द नेम रेमल फॉर द साइक्लोन, जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन में बिल्ड हुआ और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को इसने हिट किया था। सो रेमल नाम कौन सी कंट्री ने दिया इस ट्रॉपिकल साइक्लोन को? ओमान ने दिया। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बतानी है। वेनेजुएला इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज इट्स लास्ट ग्लेशियर। पहली कंट्री जिसने अपना आखिरी ग्लेशियर भी लूज कर दिया वो वेनेजुएला है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर हुआ करते थे। द ओनली रिमेनिंग ग्लेशियर हम्बोल्ड या ला कोरोना है एंडीज के अंदर। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं जी, ऑल ऑफ द अबव। और जो लास्ट ग्लेशियर है ना, उसको ग्लेशियर की पदवी भी नहीं दी जा रही बिकॉज उसका एरिया बहुत छोटा है, तो इसीलिए वेनेजुएला पहली ऐसी कंट्री बन गई जिसके सारे ग्लेशियर्स लूज हो गए हैं। ओके। हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं जी। कौन बने हैं? कपिल सिब्बल बने हैं। बस इतना ही देखना है। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 99th मेंबर ऑफ ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 99th मेंबर के तौर पे किस कंट्री ने खुद को जोड़ा है? आंसर क्या होगा? स्पेन। सो देखिएगा यहाँ पे ऑफिशियली रैटिफाई करने वाली 99th कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अग्रीमेंट के ऊपर कौन सी बन गई है? स्पेन। इससे पहले पनामा, यमन और चिली थे। सो देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के शुरू किया था और 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ था UNFCCC का पेरिस 2015 में, वहाँ इसकी शुरुआत की गई थी कि जहाँ पे भी सोलर लाइट बहुत आती है तो हम ऐसे ग्रुप बनाएं जहाँ पे हम सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और आपस में शेयरिंग करें। अब जितने भी यूनाइटेड नेशन के कंट्री हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। सो अभी तक कितनी कंट्रीज़ ने ऑफिशियली रेटिफाई कर दिया है, यानी अपने कंट्री की सरकार से बातचीत करके फॉर्मल एंट्री ले ली है इस ग्रुप के अंदर? 99। और कितनी कंट्रीज़ ने इस फ्रेमवर्क को साइन कर दिया? साइनिंग इज़ डिफरेंट। साइन का मतलब है आप सिग्नेटरी बन गए हो, यानी आपने प्रिलिमिनरी अप्रूवल दे दिया है कि हाँ हम हिस्सा बनेंगे, लेकिन अभी बने नहीं हो। अपनी सरकारों से बात करोगे, फिर फाइनल आप अग्रीमेंट पे साइन करोगे। तो 119 कंट्रीज सिग्नेटरीज है और 99 ऑफिशियल रेटिफाई कर चुकी हैं। इसका अगर एग्जैक्ट लिस्ट चाहिए तो ISA की ऑफिशियल वेबसाइट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वहाँ देखिए आपको प्रॉपर लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। कहाँ है हेडक्वार्टर ISA का? गुरुग्राम के अंदर है। डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर। 72nd क्वेश्चन, खत्म होने वाला वीडियो, आ जाओ बिल्कुल जोश में। रेस खत्म होने वाली होती है तो वापस जोश आ जाता है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट हैं, कौन सी गलत है पूछी जा रही है। दीप्ति जेवान जी गोल्ड मेडल लाई हैं विमेन 400 मीटर T20 कैटेगरी के अंदर। निशांत कुमार सिल्वर लाए हैं हाई जंप में। दोनों सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। सो इंडिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो 17 मेडल के साथ खत्म की, जिसमें 6 गोल्ड शामिल थे और हम मेडल टैली में 6th पोजीशन पे आए हैं। चलिए मुझे बता दीजिए ये कहाँ हुई? वेन्यू या कंट्री? ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ होस्ट की गई थी?
एक सेकेंड, हाँ। तो निशाद कुमार जी सिल्वर लेके आए हैं और उसके साथ हमने देखा दीप्ति जीवान जी गोल्ड लेकर के आई हैं, एक और हैं 200 मीटर रनर प्रीति पाल, वो ब्रॉन्ज लेकर के आई हैं। चलो, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 से रिलेटेड हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट बतानी है, ठीक है। पहली है इंडिया हैज सिक्योर्ड 39th पोजीशन इन दिस इंडेक्स। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि एक एनुअल इंडेक्स है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है और यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पोजीशन पे आया है। करेक्ट कौन सी है? फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है जी, ओनली। क्यों? क्योंकि ये एनुअल इंडेक्स नहीं होता, ये एनुअल इंडेक्स नहीं होता, ये बाइनियल इंडेक्स होता है, 2 साल में एक बार आता है। सो इंडिया 39 पोजीशन पे आ चुका है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, और इस इंडेक्स को डेफिनेटली WEF इन कोलैबोरेशन विद UK बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सरे रिलीज करती है। 119 कंट्रीज का इसमें स्टडी किया गया और टॉप 5 देश कौन से रहे? US, स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। Which organization released the report titled Red List of Mangrove Ecosystems? Red List of Mangrove Ecosystem, ये एक रिपोर्ट है जो कि रिलीज की गई हाल ही में। कौन सी बॉडी ने इसको रिलीज किया? आंसर इज IUCN। ओके, और इस IUCN की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर के जो मैनग्रोव्स हैं, जो कोस्टल एरियाज में सलाइन वाटर में भी थ्राइव करते हैं मैनग्रोव्स, वो उनमें से 50% रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग पे है, यानी 50% खत्म हो सकते हैं, इतने रिस्क में ये मैंग्रोव इकोसिस्टम चल रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर रिलीज़ की गई, जो कि 22 मई को पड़ता है। राइट, इंडिया के अंदर जो साउथ इंडिया वाले मैंग्रोव सिस्टम हैं जो कि श्रीलंका और मालदीव से शेयर होते हैं, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं। जो हमारे बे ऑफ बंगाल साइड वाले और पाकिस्तान साइड वाले जो मैंग्रोव्स हैं जो हम शेयर करते हैं, गुजरात साइड वाले और बे ऑफ बंगाल साइड वाले, वो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया का 3% टोटल मैंग्रोव कवर इंडिया में लाई करता है। ये रहा आपका 75th क्वेश्चन और इसका आंसर आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। क्वेश्चन है अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है। पुलित्जर प्राइज 2024 से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है जोनाथन ईग्स की बायोग्राफी है किंग अ लाइफ, इसको रिकॉग्निशन मिला है बायोग्राफी कैटेगरी में, यानी पुलित्जर प्राइज मिला है। और न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ, इनको अवार्ड किया गया है प्राइज इन द इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी। क्या ये सही है नहीं है, ये आपको बताना है। सो ये था मई मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन फॉर यू अलॉन्ग विद डिटेल डिस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली सेशन बड़ा हो जाता है, मैम भी थक जाती है, आप भी पढ़ते पढ़ते शायद थक जाते होगे, बट दिस इज हाउ इट इज। आई रियली होप समझ में सब आ गया होगा। PDF आपको मिल जाएगा अगर आपने CA सब्सक्रिप्शन और PDF बैंक ले रखा होगा, नहीं तो parchamclasses.in वेबसाइट से जाके आप ले लीजिएगा, इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा एंड यू विल बी गुड टू गो। मिलते हैं डेली CA सेशन में। वीकली CA मंथली CA नहीं देख रहे हैं तो फॉलो करने लग जाइए। बैंकिंग वीकली सेशन और बैंकली मंथली सेशंस भी अलग से आते हैं बैंकिंग CA के, वो भी आप फॉलो कीजिए। प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस समझ में आ जाएंगे। ठीक है, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, जल्दी ही मिलते हैं, बाय बाय।